नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदान करेंगी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार। 4 श्रेणी में दिए जाएंगे 78 पुरस्कार। मूल्यांकन में 14 करोड़ लोग हुए शामिल। सहकार और रोजगार उत्सव नाम से जयपुर में आज सहकारिता सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर रहेगा जोर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा। सभी उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा। 1 अगस्त से मिलेगी मुफ्त बिजली। इजरायल के सीरिया पर हमले के बाद इजरायली सेना प्रमुख की सीरियाई सीमा पर सैनिकों से की मुलाकात। कहा, ड्रोन्स को नहीं पहुंचने देंगे नुकसान। यूएन ने की संयम बरतने की अपील। और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय महिला टीम की जीत से शुरुआत। पहले मैच में 4 विकेट से दी शिकस्त। सीरीज में 1-0 की बढ़त। आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है। यह ऐतिहासिक आयोजन स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU को आगे बढ़ाने वाले शहरों के अथक प्रयासों को मान्यता देते हुए शहरी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को पुरस्कृत करेगा। इस वर्ष सुपर स्वच्छ लीग शहर 5 जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष स्वच्छ शहर, विशेष श्रेणी, गंगा शहर, छावनी बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ, राज्य स्तरीय पुरस्कार, राज्य केंद्र शासित प्रदेश का होनहार स्वच्छ शहर जैसे 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के थीम पर केंद्रित है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, जिसमें विशेष श्रेणी के पुरस्कार शामिल है गंगा शहर, छावनी बोर्ड। आज वो शहर जो स्वच्छता की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त करेंगे। विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सभी को पुरस्कार देंगी। वो शहर जिन्होंने विजेता के तौर पर अपना नाम दर्ज किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री दादिया गांव में सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करना है। इस सम्मेलन में सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारी समितियों का लाभ उठाने पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 का विषय है, सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। हमारे देश की बात की जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहां विकास की गूंज खेतों, गांवों और शहरों में सुनाई देती है। देश की सहकारी समितियां इनका एक मौन लेकिन शक्तिशाली आधार है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने तक सहकारी समितियों ने समावेशी विकास का ताना बाना बुनने और सहकार से समृद्धि की भावना का जश्न मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खबरों के माध्यम से चलते हैं बिहार, जहां आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने एक्स पर कहा है कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का
कोई पैसा नहीं देना होगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी और शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत 125 यूनिट बिजली अब बिहार वासियों को मुफ्त मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मधुरेश नारायण पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि बिहार में बहार देखने को मिल रही है। पहले युवाओं को रोजगार देने का वादा मुख्यमंत्री ने किया और अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। किस तरह से इसको समझा जाए, कितने उपभोक्ता होंगे जिन्हें इस 125 मुफ्त जो यूनिट मिलने वाली है बिजली की उससे लाभ मिलेगा? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से एक्शन में, फुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। 1 करोड़ रोजगार देने की बात हो, चाहे बच्चों को इंटर्नशिप में 6,000 रुपए देने की बात हो, इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे जो बच्चियों की शादी के लिए, लड़कियों की शादी के लिए विवाह भवन बनाने की बात हो, ये सारे फैसले उन्होंने लिया। और इसी कड़ी में आज उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिससे बिहार की लगभग आधी आबादी की बिजली लगभग फ्री हो जाएगी। क्योंकि हम 125 यूनिट जो है वो एक मध्य वर्गीय परिवार की मतलब पूरे महीने की बिजली बिल होती है। अगर वो घर में सिर्फ 2 पंखे और 4 से 6 जो एलईडी बल्ब है, जो कि 8 से 10 वाट के बीच का अगर हो, और ये 2 पंखे 6 से 8 एलईडी बल्ब 16 घंटे के लिए अगर इस्तेमाल करता है, तो जो बिजली बिल है वो 125 यूनिट के आसपास रहनी चाहिए। तो ये अगर आप देखेंगे तो एक मध्य वर्ग, बिहार में एक बड़ा तबका है जो कि मध्य वर्गीय परिवार का है, और उसे बहुत बड़ी राहत नीतीश कुमार ने दी है। और सिर्फ शहरों की बात नहीं करें, बात गांव की भी करें तो लगभग जो गांव में एवरेज बिजली बिल आता है लोगों का, वो 100 से 150 यूनिट के आसपास आता है। तो लगभग मान के चलिए कि पूरे ग्रामीण इलाके की जो बिजली है वो बिल्कुल मुफ्त हो गई है। तो ये काफी बड़ा फैसला है। इससे बिहार की बड़ी आबादी को फायदा पहुंचा है। नीतीश कुमार का लोग धन्यवाद कर रहे हैं। जी, मधुरेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें आगे का प्लान क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात भी कही जा रही है, तो 125 यूनिट मुफ्त में बिजली तो दी जाएगी, लेकिन उसका एक दूसरा प्लान क्या होगा? कैसे हम बिजली की खपत को रोक सकते हैं या बिजली उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं? उसके लिए किस तरह से एक प्लानिंग तैयार की जा रही है? देखिए, कोई भी स्टेट जब डेवलप करता है तो उसके डेवलपमेंट के कुछ पैरामीटर्स तय किए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी एक पैरामीटर होता है। तो पिछले अगर आप 15 या 20 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो बिहार में जो बिजली कंजम्पशन है वो मोर देन 50% बढ़ गया है। और इसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा उद्योग स्थापित हुए हैं, और इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके थे पहले, वहां पे बिजली नहीं थी, आज की डेट में रिमोटेस्ट एरिया में बिजली पहुंच गई है। कहीं भी शाम में आपको वो मिट्टी तेल का दिया या कुछ भी ऐसा जलता हुआ दिखेगा, पक्का है कि आपको वहां पे एलईडी बल्ब जलता हुआ मिलेगा। तो ऐसे में जो बिजली कंजम्पशन है उसको मिनिमाइज करना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, बिजली कंजम्पशन को बढ़ाने की जहां तक बात है तो बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें 10,000 मेगावाट जो है वो सोलर बिजली जनरेट करने की बात गवर्नमेंट की तरफ से कही गई है। और इसके पहले भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जो केंद्र सरकार से समर्थित हैं, इसके अलावा राज्य सरकार से भी समर्थित हैं, जिसमें लोगों को सब्सिडी दी जाती है। वो अपने घरों पर ये सोलर पैनल लगा सकते हैं, और इसका 2 तरीके से वो बेनिफिट ले सकते हैं। या तो वो
सोलर पैनल के थ्रू बिजली बना करके वो उसको सीधे ग्रिड पे डाल सकते हैं, यानी कि सीधे आप जहां से सप्लाई हो रहा है आप उस पे डाल सकते हैं। तो वो जितनी बिजली आपने बनाई, जितनी बिजली आपके घर पे बनी, उसका पैसा बिजली बिल में एडजस्ट हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आप खुद उसको स्टोर करके रखें, लेकिन उसमें परेशानी सिर्फ ये होती है, जो घरेलू कंज्यूमर है उनको ये परेशानी होती है कि एक पूरा कमरा लगभग उनका इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी बैटरी रखनी होती है। तो अभी वर्तमान में ज्यादातर लोग ये कर रहे हैं कि अपने घरों पर सोलर पैनल्स लगा रहे हैं और वो उसको सीधे सीधे ग्रिड पे डाल रहे हैं, और जो बिजली वो प्रोड्यूस वहां उनके घर से हो रही है, उसका बेनिफिट, उसका एडजस्टमेंट वो अपने बिजली बिल में ले रहे हैं। बिल्कुल मधुरेश, अगर निवासियों की, बिहार वासियों की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि लोग इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हों, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस तरह से 125 यूनिट उन्हें मुफ्त में मिलेगी, उससे लगभग कितने रुपए की बचत सामने आ सकती है, कितने रुपए की उनको बचत होगी, और साथ ही साथ अगर हम बिजली की बात करें तो ऐसे कितने परिवार होंगे जो इसका लाभ ले सकते हैं? देखिए, अगर बात करें परिवारों की तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ परिवार जो हैं वो इसके डायरेक्ट बेनिफिशियर होंगे, जिनको बिजली बिल में छूट नहीं हो सकता है, उनकी बिजली बिल पूरी तरीके से माफ हो जाए। और जहां तक बात है ये कंजम्पशन में पैसों की, तो 125 यूनिट जो है इसमें स्लैब बना हुआ होता है कि अगर आप 100 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपका जो बिजली बिल है वो 7 रुपए के से कम होता है। उसके बाद फिर 100 रुपए से 100 यूनिट से ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं तो फिर उसका अलग होता है। तो ये लगभग, अगर मोटे मोटे में देखा जाए तो लगभग जो एक आम कंज्यूमर है, जो ग्रामीण कंज्यूमर है या जो शहरी मध्यवर्गीय परिवार का कंज्यूमर है, उसको लगभग 800 से 1000 रुपए का फायदा प्रति महीने का होगा। मधुरेश, देखिए, रिक्त पदों को भरने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, या फिर आज की घोषणा की हम बात करें 125 यूनिट जो मुफ्त बिजली दी जाएगी उसकी बात हो, यानी कि कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। न केवल एक्शन मोड में, बल्कि उनका फोकस इस बात पर है कि उनके प्रदेश की जनता को किस तरह से ज्यादा लाभ दिया जा सकता है। कौन से ऐसे रिक्त पद हो सकते हैं जिन्हें भरा जा सकता है, ताकि जनता लंबे समय से अगर किसी तरह की परेशानी का सामना कर रही है तो अब उन परेशानियों से उनको निजात दिलाना है, ये केंद्र में नीतीश कुमार के नजर आ रहा है। देखिए, बड़ी संख्या में बहाली बिहार में होने वाली है, और अभी तक जो सरकार का दावा है कि वो 38 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ चुकी है, और अगले आने वाले दिनों में भी कई बड़ी बहालियां होने वाली हैं। कल नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी थी कि बीपीएससी टीचर के टियर 4 का भी एग्जाम जल्द ही कंडक्ट किया जाएगा। इसको लेकर के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि जो अधिसूचना है वो जल्द ही बीपीएससी को भेजी जाएगी, और जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया हो, चाहे एग्जामिनेशन की प्रक्रिया हो, उसको जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा, ताकि जो बहाली की प्रक्रिया है उसको उसमें कोई परेशानी ना हो। तो अकेले अगर बीपीएससी टीचर की ही बात करें तो 1 लाख के आसपास उसमें बहाली आनी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो बहाली होगी वो प्राइमरी और मिडिल टीचर की होगी, और इसके बाद फिर आपके सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी टीचर्स की की पदों की संख्या है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर बहाली होनी है, बड़ी संख्या में। कुल मिलाकर हर वो क्षेत्र, मधुरेश, जहां पर फोकस मुख्यमंत्री का खास तौर पर है कि कैसे प्रदेश वासियों को लाभ मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस घोषणा पर प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। तो आइए आपको सुना देते हैं जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने क्या कुछ कहा है। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है 125 यूनिट फ्री, मतलब 1,67,00,000 परिवार, टोटल कंज्यूमर बिहार में 1,87,000 है, उसमें से 1,67,00,125 मेगावाट ही यूज करता है और उनको बिजली फ्री हो गया। लेकिन अगले 3 साल में उनके घर पे या घर पे जगह नहीं है तो कोई कॉमन जगह पर ये सोलर से जोड़ दिया जाएगा। उसमें जो कुटीर योजना वाले हैं, घर है जिनका, तो वो करीब 56 लाख है, उनके घर में तो फ्री सोलर लगा दिया जाएगा। रेस्ट में 50% बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है। आप लोग जानते हैं कि जल जीवन हरियाली जब मुख्यमंत्री जी शुरू किए थे
उस समय उनका योजना था कि सोलर को प्रमोट करना, और उसी बैकग्राउंड में यह है कि अगले 3 साल में इस सारे घरों पे सोलर लग जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के लिए चल रहे एसआईआर अभियान में अब केवल 6.85% मतदाताओं के ही फॉर्म भरना शेष हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार शाम तक ताज़ा आंकड़े जारी करते हुए ये जानकारी दी है। बिहार में 24 जून 2025 तक कुल 7,89,69,844 हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 6,99,92,926 गणना फॉर्म जमा हो चुके हैं। ये कुल वोटर का 88.65% है। वहीं बुधवार तक 6,47,24,300 गणना फॉर्म अपलोड किए गए हैं, जो कि कुल मतदाताओं के करीब 81.96% है। बिहार में 35,69,435 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। बिहार में अब तक मृतक मतदाताओं की संख्या 12,55,620 है। वहीं स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की संख्या संभवतः 17,37,336 है। अब तक एक से अधिक स्थानों पर नामांकित मतदाताओं की संख्या 5,76,479 पाई गई है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले में जलालुद्दीन उर्फ छांगूर के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। आज सुबह 5 बजे से ही छांगूर के सभी ठिकानों पर बलरामपुर से लेकर मुंबई तक ईडी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। इसमें बलरामपुर के 12 ठिकाने और मुंबई के 2 ठिकाने शामिल हैं। गौरतलब है कि यूपी एटीएस ने छांगूर और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिनमें कई अहम खुलासे हुए। एटीएस को नसरीन से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी, जिन्हें ईडी के साथ साझा किया गया। ईडी ने इसी आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस मामले के एक और आरोपी नवीन ने शहजाद शेख को 2 करोड़ ट्रांसफर किए थे, जिसके बाद शहजाद शेख के बांद्रा और माहिम आवास पर छापेमारी की गई। 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन के साथ हवाला और विदेशी खातों के मामले में भी ईडी जानकारी एकत्र कर सकती है। न्यूज़ 18 में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। लोकसभा की लोक लेखा समिति की बैठक सुबह 10:30 बजे से आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल करेंगे। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य लिए जाएंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कार्य संचालन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट नंबर 24 वर्ष 2021 के आधार पर बैठक में ऑडिट ब्रीफिंग भी होगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्पेन की यात्रा पर हैं। उन्होंने स्पेन यात्रा के पहले दिन मैड्रिड में भारत और स्पेन के बीच फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में दोनों देशों को रचनात्मक और व्यावसायिक रूप से लाभ पहुंचाने वाले फिल्म को प्रोडक्शन के अवसरों पर महत्वपूर्ण चर्चा के साथ साथ फिल्म सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता स्पेनिश फिल्म निर्माताओं को मध्य प्रदेश में शूटिंग स्थानों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ी संभावनाएं हैं और उन्होंने उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया है। मध्य प्रदेश में खनिज, जल, वन, कृषि, पर्यटन इत्यादि से परिपूर्ण आपको शांत और सुरक्षित निवेश के लिए आकर्षक स्टेट के नाते से वो आपको आमंत्रित करता है। हमारे काबिल अफसरों ने सब अलग अलग प्रकार से उसकी विशेषताओं को बताया भी है। पानी, लैंड बैंक, मानव संपदा, सभी प्रकार की एक विकास करने के साथ साथ व्यापार करने की जो आवश्यकता होती है, वो सारी बातों को आपके साथ जोड़कर देखते हैं। और खगोलविदों ने शक्तिशाली सौर विस्फोटों की एक श्रृंखला के पीछे के जटिल कारणों का पता लगा लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मई 2024 के दौरान लद्दाख का आकाश आर्कटिक क्षेत्रों में देखी गई उत्तरी रोशनी की तरह जगमगा उठा। कोरोनाल मास इजेक्शन नामक इस दुर्लभ घटना की तीव्रता पिछले 20 वर्षों में देखी गई किसी भी घटना से अलग थी। सीएमई सूर्य के कोरोना से चुंबकीय प्लाज्मा के विशाल उत्सर्जन है। जब ऐसे सौर विस्फोट पृथ्वी की ओर निर्देशित होते हैं तो वो भूचुंबकीय तूफान पैदा कर सकते हैं जो उपग्रह संचालन, संचार प्रणालियों और बिजली ग्रिड को बाधित कर सकते हैं। बुलेटिन में एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिलहाल जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी हुआ बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी और उससे सटे हुए मध्य भारत में अगले 2 दिन के दौरान और अगले 6 से 7 दिन के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। कल देर रात केरल के कोझिकोड के कई हिस्सों में बारिश हुई। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी पंजाब, पूर्वी राजस्थान के साथ हरियाणा के कुछ जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। IMD ने उत्तराखंड, उत्तर पंजाब, पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। छत्तीसगढ़ और पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पहले मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के सतना, सीधी, उमरिया और रेवा के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। वहीं बिहार में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गर्जन के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं ओडिशा, झारखंड में रिमझिम बारिश के अलावा तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश, वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहाँ भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं कई राज्यों में भारी बारिश के बाद जलभराव और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।